तो सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जो हमारी घड़ी को चलाने के काम में आता है। जिस तरह से घड़ी को चलाने के काम में आता है, ये पेंडुलम इधर जाएगा और वापस आएगा और यहाँ पर सिग्नल देगा, घड़ी की सुई 1 सेकंड आगे चली जाएगी, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर घड़ी की सुई 1 सेकंड आगे चली जाएगी, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। अगर एग्जैक्ट 1 सेकंड के बाद ये इसको मूव करता है तो ये किस काम में आएगा? क्लॉक को चलाने के काम में आएगा और इसको हम बोलेंगे सेकंड पेंडुलम। क्योंकि अब ये बताइए इसका टाइम पीरियड कितना? 1 सेकेंड, लेकिन अभी 1 साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। एक ऑसिलेशन कैसा कंप्लीट होता है? ऐसे आना है फिर ऐसे जाना है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में? 2 सेकेंड। इसलिए इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। ओके, सो सेकेंड पेंडुलम इज द वन हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। ये सेकंड पेंडुलम होता है बिकॉज एवरी हाफ साइकिल इट विल पास सेकंड पेंडुलम, इट विल पास थ्रू द मीन पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड। पास थ्रू मीन पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड। एक बार इधर से जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद इधर से आएगा, फिर 1 सेकंड बाद इधर से आएगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। If it has a time period of 2 seconds, then we can always calculate length of the second pendulum. Length किस तरह से उसकी कैलकुलेट करेंगे? The time period is equal to 2 pi root L upon G. Here we will place the values 2 into 3.14 root L upon 9.8 and this t should be 2 seconds. अब इसमें आप देखिए सिर्फ इसकी वैल्यू अननोन है L की and we can calculate it. This will come nearly 1 meter. 98-99 ऐसा कुछ आता है सेंटीमीटर्स में, that you can very well calculate. So this is second pendulum. Okay. Damping in oscillation. Damped oscillations. हमको ये मालूम है अगर कोई फोर्स काम नहीं करे तो कंजर्वेशन के लॉज से ये जो ऑसिलेशन होते हैं दिस विल कीप कंटिन्यूइंग। अगर ये कंटिन्यू ऑसिलेट होता रहता है और हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल टेक द एम्पलीट्यूड, तो ये ग्राफ हमको कैसा मिलेगा? दिस विल बी लाइक दिस and this height, this height, this height, this height is same, यानी हर बार वो एक जैसे एम्पलीट्यूड में जाएगा। This should be the ideal one, okay? लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली जब हम ऐसा इसको ऑसिलेट कराते हैं, with every oscillation it is losing certain energy. कैसे एनर्जी लूज करता है? क्योंकि इसको कोई ना कोई रिटार्डिंग फोर्स इस पर काम करता है। रिटार्डिंग फोर्स कौन सा? तो आंसर है रिटार्डिंग फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में हमने क्या पढ़ा था? एक फ्लूइड में एक सॉलिड जब गिरता है तो उसकी स्पीड रिटार्ड होती है, उसका एक्सेलरेशन रिटार्ड होता है, और वो किस कारण से होता है? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज फ्रिक्शन इन द लिक्विड। इसके साथ और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जहां हमने ये पेंडुलम लटकाया है यहाँ थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है, इसको हमने टोटली फ्लेक्सिबल माना है, लेकिन ये टोटली फ्लेक्सिबल नहीं भी हो सकती है। फ्लेक्सिबल मीन्स इसको ऐसा मोड़ो, रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल नहीं लगाएगी, मुड़ जाएगी जैसा मोड़ोगे। लेकिन 100% ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा टेंशन रहता होगा, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, ये भी थोड़ा अपना एक्स्ट्रा फोर्स लगा सकती है। जब ये इधर साइड में जाती है या यहाँ पर आती है, जो फोर्स लगता है इसकी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। देयर आर सो मेनी रीजंस
विच एक्ट एज रिटार्डिंग फोर्स। मेनली रिटार्डिंग फोर्स किस लिए होता है? विस्कोसिटी के कारण। जब ये मूव करता है तो ये इसके आसपास जो एयर है, फ्लूइड है, वो अपने फ्रिक्शन से इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। उस रिटार्डिंग फोर्स के कारण क्या होगा कि अगर ये फर्स्ट टाइम यहां तक गया था तो सेकेंड टाइम ये यहां तक जाएगा, थर्ड टाइम यहां तक जाता है, फोर्थ टाइम यहां तक जाता है। इस तरह से ये इसका एम्पलीट्यूड हर बार कम होते जाता है। एम्पलीट्यूड का एनर्जी से रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स की जगह हमें क्या लेना है? हाफ के ए स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ के ए स्क्वायर इसके पास एनर्जी होती है। तो ये हाफ के ए स्क्वायर पहले ए ज्यादा होता है, फिर एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी लॉस हो गई, ये कम हो गया, फिर एनर्जी लॉस हो गई। क्यों लॉस होती है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ता है। तो हमेशा इसका ए कम होते जाता है। तो प्रैक्टिस में हमको जो ग्राफ मिलता है, प्रैक्टिस में जो एक्चुअल ग्राफ मिलता है, उसका एम्पलीट्यूड ऐसे कम होते जाता है। ये यहां पर ये हम इसकी बाउंड्री बना रहे हैं और ये बाउंड्री याद रखिएगा, this will not be a straight line, this is a parabola। ऐसा आएगा। इस तरह से इसे आप पैराबोला बनाएंगे और ये ऑसिलेशंस ऐसे कम होते चले जाएंगे। तो ये वाला जो ऑसिलेशन है, दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये आइडियल ऑसिलेशन है अनडैम्प्ड, और ये वाला डैम्प्ड। ओके, तो ये डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है। वो जो रिटार्डिंग फोर्स लगता है, वो जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी हो उतना ज्यादा फोर्स लगता है। सो दैट विल बी फोर्स ऑफ डैम्पिंग इज प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी, और फोर्स ऑफ डैम्पिंग इज इक्वल टू माइनस डी इंटू वी, वेयर डी इज कांस्टेंट ऑफ डैम्पिंग। ओके, लेट्स राइट इट बी, क्योंकि dv हमने दूसरे के लिए रखा हुआ है। दिस फोर्स ऑफ डैम्पिंग इज माइनस b इंटू v, सो दिस शोज b इज damping constant of the system। इस तरह से ये फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जो उसमें वेलोसिटी पर डिपेंड कर फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और ये जो डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसकी होती है? जिसमें वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। सो दिस इज डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड। जिस फ्लूइड में ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। जब हमारा इस तरह का ऑसिलेशन हो रहा है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो इसका हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाया। एक फॉर्मूला बनाया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा बनाया x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस हैं। तो इसका इक्वेशन क्या बना है? x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a एंड साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ये इसका सिंपल इक्वेशन है। अगर कुछ इनिशियल फेस होगा तो उसको डाल देंगे। अच्छा, अब इसमें जैसे कॉस ओमेगा टी प्लस 5,
अब अगर इसमें हमने ये वाला सिस्टम लिया तो क्या ये इक्वेशन इसमें चलेगा? आंसर है नो, इक्वेशन नहीं चलेगा। इसमें ये ए क्या है? एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले ऑसिलेशन में जितना एम्पलीट्यूड है दूसरे टाइम में भी उतना, तीसरे टाइम में भी उतना, चौथे टाइम में भी उतना। टाइम बदल रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो इट इज ए कांस्टेंट। लेकिन इसमें टाइम बदलता है, साथ में एम्पलीट्यूड भी बदलता है, तो ये इक्वेशन इसमें नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने इक्वेशन बनाया दूसरा, और इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना x इज इक्वल टू a, और इसके साथ एक फैक्टर लगेगा। इसके साथ जो फैक्टर लगेगा वो फैक्टर है e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m। पावर माइनस होने का मतलब क्या है? ये पूरा कहाँ हो सकता है? डिनोमिनेटर में। उसी को उठा के हम न्यूमरेटर में ले गए तो पावर हमने माइनस कर दी। यानी a को कोई चीज डिवाइड कर रही है, a को ये नंबर डिवाइड करता है bt अपॉन m, तो a छोटा हो जाएगा, डिवाइड किया तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है, देखिए अगर t की वैल्यू 0 है, 0, तो ये कितना हो गया? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो a की पावर a। When t is equal to 0, this a is equal to a। जैसे जैसे t को आप 1, 2, 3 करते जाएंगे ये क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी, और पावर में क्वांटिटी का बड़ा होना that makes a lot of difference। तो एक्सपोनेंशियली इसकी पावर बढ़ते जाती है, और उसके कारण a की वैल्यू कम होती है। स्ट्रेट धीरे धीरे कम नहीं होती, तेजी से कम होती है। तो यहां से तेजी से कम होती है जैसे जैसे t बढ़ते जाता है। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया, एक लाइन में लिखना। और ये जो फैक्टर है ये इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज आ जाता है, एंड वी राइट इट ओमेगा डैश t प्लस 5। तो एम्पलीट्यूड जो कि पहले कांस्टेंट था अब कांस्टेंट नहीं रहा, उसमें टाइम फैक्टर आ गया। इस टाइम फैक्टर के कारण ये लगातार डिक्रीज होते जाता है। ये समझ में आ गई माइनस वाली बात? और टाइम के साथ वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, पहले थोड़ा सा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें चेंज आया, और ओमेगा डैश इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये जो ओमेगा डैश है ये भी डिपेंड करता है कि इसका डैम्पिंग कितनी है। नॉर्मली ओमेगा की क्या वैल्यू होती है? ओमेगा की वैल्यू हमने की हुई है, ये होती है √k अपॉन m। आप देख लीजिए स्प्रिंग में हमने किया हुआ है, जो पीछे स्प्रिंग का डेरिवेशन किया था टाइम पीरियड का, उसमें आया था ओमेगा इज इक्वल टू √k अपॉन m। उससे हमने t की वैल्यू निकाली थी, t इज इक्वल टू 2 पाई √m अपॉन k। ठीक है, उसी में से बनाया। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई u या 2 पाई अपॉन t। तो जो वो वैल्यू निकाली ये उसका ओमेगा होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर जो ओमेगा डैश इसका बनेगा वो कितना होगा? तो आंसर है बेसिकली यही है √k अपॉन m। ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? दिस इज माइनस b² अपॉन 4m। b क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो जैसे डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसके अनुसार ये वाली क्वांटिटी इसमें से माइनस हो जाएगी, और ये √k अपॉन m क्या है? ये वाला इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा माइनस हो जाता है ये वाला पार्ट। ये दो इफेक्ट आते हैं इसके ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और एम्पलीट्यूड तो तेजी से कम हो जाता है ड्यू टू डैम्पिंग। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अच्छा, एनर्जी। तो आंसर है इसकी एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं, और टाइम टू टाइम ऑसिलेशन कम होगा, एनर्जी भी कम होती जाएगी, और उसको हम लिख सकते हैं इसकी एनर्जी। इसकी एनर्जी कितनी थी? ½ k² स्प्रिंग की एनर्जी आपको याद है, ½ kx²।
एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए, इसलिए इसकी एनर्जी क्या? हाफ के ए स्क्वायर। अब अगर डैम्पिंग होती है तो ये एनर्जी पहले टाइम में तो के स्क्वायर है, अगले टाइम में कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, तो एनर्जी का इक्वेशन किस तरह से बनेगा? दिस विल बी एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, और ए में इसमें चेंजेस आ जाएंगे एंड दैट विल बी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम। तो ये आपको याद रखना है एनर्जी में माइनस बी टी अपॉन एम। एक्चुअली हमने ई को भी स्क्वायर किया है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कहां था? ओके, ये एम्पलीट्यूड ए अपॉन दिस, ये 2m यहां पर होता है, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे के ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर, इसको जो स्क्वायर किया वो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? m। तो सिंपली हमने सिर्फ क्या किया है, इस पे स्क्वायर को उठा के वहां पर कर दिया है, सो दैट हैज बिकम द एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये सेट पूरा किसका हो गया? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का, और ये वाला सेट किसका हो गया? डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। तो ये जहां कहीं डैम्पिंग का फोर्स होता है, और दूसरी चीज डैम्पिंग का फोर्स हर कहीं होता है, कहीं पर भी आप देखेंगे डैम्पिंग होगी ही होगी, रिटार्डिंग फोर्स होगा ही। तो ये हमारे पढ़ने के लिए, आइडियल केस के लिए ठीक है, पर एक्चुअली ऐसा ऑसिलेशन होता नहीं है। ऑसिलेशन हमेशा ऐसे होता है। इस ऑसिलेशन को ऐसा करने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये माइनस का पोर्शन हमको हटाना है, या ये समझो कि एनर्जी में जितना लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी हमको मेकअप करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, हम एक बैटरी लगा के इसको एनर्जी देते जाते हैं। जैसे हमारी घड़ी है, पेंडुलम वाली घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी, उसका तो पेंडुलम बंद नहीं होता, क्योंकि हम उसमें एक बैटरी लगा के, एक कॉइल लगा के, हर बार वो ऐसा जाता है, उसको एनर्जी देते हैं। तो जितना उसको अपने से कम होना है वो तो कम होता है, जितना कम होता है उतना इससे खींच देते हैं बैटरी से, तो हर बार हम उसको एनर्जी देके उसका मेकअप कर देते हैं। इसलिए वो ऐसे ऑसिलेशन होते रहते हैं ताकि वो बंद मत हो, अदरवाइज बंद हो जाएगी घड़ी। जो भी चीज हम ऑसिलेशन से चलाएंगे बंद हो जाएगी। आगे जाके आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऑसिलेशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऑसिलेशन से ही हमारा मोबाइल चलता है, और हम नहीं चाहते कि ये कम हो जाए तो मोबाइल में बैटरी लगाते हैं। मोबाइल की बैटरी उसके ऑसिलेशन को डैम्प नहीं होने देगी, जितनी देर हम बात करते रहेंगे ऑसिलेशन होते रहेंगे। ओके, तो इस तरह से अनडैम्प्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन ये होते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, ये क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसकी पोजीशन से, जहां पर वो खड़ा है वहां से अगर हम उसको डिस्प्लेस करें और उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाए तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ऑसिलेशन के लिए क्या दो चीजें होती हैं? रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया। ओके, मोस्टली ये चीजें होती हैं। जैसे हमने यहां पर एक रॉड को ऐसा जमीन में गड़ा दिया और ऊपर के सिरे को ऐसा डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, तो जब ये नीचे का ऐसा जमीन पर फिक्स है, इसको ऐसा किया तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इस रॉड से दूसरी रॉड जोड़ी, तीसरी जोड़ी, पूरी बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग को ऐसा डिस्प्लेस किया तो बिल्डिंग भी वाइब्रेट करेगी। हमको दिखेगा नहीं, फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए पर कर सकते। ऐसे दुनिया की हर चीज की ऑसिलेशन करने की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक में, ऑसिलेशन में हमने एक शब्द लगाया नेचुरल ऑसिलेशन। नेचुरल ऑसिलेशन क्या होता है? दो तरह के ऑसिलेशन हो सकते हैं। एक ऑसिलेशन वो होता है कि जब हम उसको डिस्प्लेस करें और अपना फोर्स विड्रॉ कर लें, हटा दें, उसके बाद भी वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता रहता है, दैट इज इट्स नेचुरल ऑसिलेशन। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उसको हाथ में पकड़े रहें और पकड़ के उस पर फोर्स लगाते रहें, ऐसे, ये भी ऑसिलेशन हो रहा है।
जैसे एक बच्चा एक पालने में है, झूले में, माँ आई, उसने उसको ऐसा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो झूला झूल रहा है 1 सेकंड 1 मिनट में 10 बार। ये कौन सा ऑसिलेशन है? नेचुरल ऑसिलेशन। और ये जो 10 बार 1 सेकंड में चलता है, ये फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या कंडीशन जरूरी है कि हमने जो डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लगाया था उसको हमने विड्रॉ कर दिया और अब वो अपने रिस्टोरिंग फोर्स से मूव कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। उस समय जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर चीज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है व्हिचसोएवर इज कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग। दूसरा, हम एक फोर्स लगा सकते हैं जो कि ऑसिलेटिंग फोर्स है। फोर्स ऑसिलेटिंग कैसे होता है? फोर्स ऑसिलेटिंग ऐसे होता है कि मैंने इसको पकड़ा और ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ये फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो कैसा है? ऑसिलेटिंग फोर्स है। तो इस तरह से जो फोर्स ऑसिलेट करे, यानी एक बार इधर लगे फिर एक बार इधर लगे फिर एक बार इधर लगे फिर एक बार इधर लगे, तो उसे क्या कहेंगे? ऑसिलेटिंग फोर्स। ऐसा फोर्स हो सकता है। ओके, तो ये जो फोर्स लगेगा ये ऑसिलेटिंग फोर्स है। तो ऑसिलेटिंग फोर्स का फॉर्मूला, ऑसिलेटिंग फोर्स का, ऑसिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट का, ऑसिलेटिंग वेलोसिटी का, ऑसिलेटिंग एनर्जी का, हर एक के फॉर्मूले में क्या होता है? दैट एट एनी टाइम, क्वांटिटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया? फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है? ऑसिलेटिंग फोर्स। ओके, ऑसिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई मैक्सिमम, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया? ऑसिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। V का फॉर्मूला ऑसिलेटिंग का, V इज इक्वल टू A इंटू साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी जिसमें आएगा वो इक्वेशन किसका होगा? ऑसिलेटिंग। और अब हम उसका मीनिंग जानते हैं कि एक तरफ 0 हो जाएगा फिर मैक्सिमम फिर ऐसे, तो इस तरह से चलता रहता है। ओके, तो ये हमारे पास एक ऑसिलेटिंग फोर्स है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। हमने इस फ्रीक्वेंसी को ये वाले ऑब्जेक्ट पर लगाया। ओके, तो जो बच्चे का पालना था झूला, जिसमें बच्चा है, उस झूलने को झुलाने के लिए माँ ने एक रस्सी लगाई और वो उसको ऐसे खींच दी 1 मिनट में 15 बार। 1 मिनट में 15 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। अगर वो उसको छोड़ दे तो झूला अपने आप कैसे झूलता है? 1 मिनट में 10 टाइम्स। तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10। अब जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी माँ उस पर फोर्स लगाती है और 1 मिनट में उसको 15 टाइम्स ऐसे झुलाती है, तो वो 10 से चलेगा कि 15 से? नो, 15 से, क्योंकि उसको पकड़ के 15 हम चला रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट which is capable of doing a natural frequency and it is enforced with a oscillating force, then what happens to its frequency? The answer is its frequency will change to the frequency of force. समझ में आया? फाइनली वो किस फ्रीक्वेंसी से झूलेगा? जो कि फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, अपनी फ्रीक्वेंसी से नहीं झूल पाएगा। समझ में आया? ये आपको याद रखना है कि अल्टीमेटली शुरू में क्या होगा? दोनों में मिक्सअप होगा। ये अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और ये अपना फोर्स लगाएगा, लेकिन फाइनली धीरे धीरे होने के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, ये फोर्स की 15 है, तो ये 10 वाला थोड़ा सा फास्ट हुआ 11, फिर थोड़ा और फास्ट हुआ 13, फिर थोड़ा और फास्ट हुआ और फाइनली ये कैसा चलना शुरू कर देगा? 15 से। तो ये एक फैक्ट हमको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट कर सकता है, अगर उस पर ऑसिलेटिंग फोर्स लगाएंगे तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट कर लेगा? जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात समझ में आ गई?
ओके, फोर्स की फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट करके ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब ये दोनों फ्रीक्वेंसी हम समझ रहे हैं, ये नेचुरल और ये फोर्स। अब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, छोड़ दिया, ये 15 टाइम्स ऐसे जाएगा। अब इस पर हमने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की ऑसिलेटिंग फोर्स लगाया और उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी 15 है। 15 इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, 15 फोर्स की भी फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15, पहले ही 15। तो ये अपने रिस्टोरिंग फोर्स से कितनी फ्रीक्वेंसी ला रहा था, 15 पर मिनट। दैट वाज एक ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लगता था, 4 सेकंड। 2 सेकंड ऐसा, 2 सेकंड ऐसा, 2 सेकंड ऐसा, 2 सेकंड ऐसा। अब हमने ऑसिलेटिंग फोर्स लगाया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 15 है, उसका टाइम पीरियड भी 4 सेकंड है। वो कैसे फोर्स लगाता है, 2 सेकंड ऐसा फोर्स लगाता है, 2 सेकंड ऐसा फोर्स लगाता है। अब ये चीज 2 सेकंड के लिए ऐसा गई, फोर्स भी ऐसा लगा, फिर जब ये ऐसे आई फोर्स ऐसा लगा, फिर ऐसे गई फोर्स ऐसा लगा। तो जिधर ये जाती है फोर्स भी उधर ही लगता है, फोर्स कभी भी इसको उल्टा नहीं पड़ता। तो क्या डिफरेंस आ जाएगा इसके ऑसिलेशन में, तो आंसर है कि पहले ये ऐसा उठता था 2 सेंटीमीटर, अब ये भी ऐसा हो गया, तो कितना चला जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ अपने रिस्टोरिंग फोर्स से और कुछ हमारे अप्लाइड फोर्स से। तो हमने देखा कि पहले इसका एम्पलीट्यूड 2 था, अब इसका एम्पलीट्यूड 4 हो गया, 5 हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो दोनों तरफ ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन क्यों आई, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सिस्टम में चेंज आ गया, इस चेंज को हम कहते हैं रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस? व्हेन ए सिस्टम which is capable of oscillating at certain frequency is subjected to a oscillating force having the same frequency, then its amplitude increase many times. Then this situation is known as resonance. This system is known as resonance. What is the result of the resonance? Amplitude increase. Okay, what are symptoms of the resonance? Amplitude increase. तो हमने फोर्स लगाया, ऑसिलेटिंग फोर्स, और क्या देखा कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो हम क्या समझ गए कि जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वही फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये बढ़ जाता है। समझ आया? तो ये है रेजोनेंस का फिनोमेनन। ओके, तो नोट करिए उसको जो मैंने बोला था। When a system capable of oscillating with certain frequency, when a system capable of oscillating with certain frequency is subjected to an oscillating force, subject to an oscillating force of the same frequency, then subjected to an oscillating force of the same frequency, then its amplitude increase. Then its amplitude increase. Full stop. This phenomena is called resonance. This phenomena is called resonance. ठीक, तो ये रेजोनेंस होता है। What is the necessary condition for resonance? The natural frequency and frequency of applied force should be equal. What are symptoms of resonance? The
एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। व्हाट इज रिजल्ट? सेम, एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। ओके, सो दिस इज रेजोनेंस, दैट्स ऑल। ओके, अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ये हमारे पास एक रस्सी है, इसमें हमने 4 पेंडुलम लगा दिए हैं। All these pendulums are the system which are capable of oscillation. हर एक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, क्योंकि किसी भी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई रूट जी अपॉन एल। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? बस, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? उल्टा कर दो, 1/2 पाई रूट जी अपॉन एल। हर एक की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सबकी लेंथ अलग अलग है। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहां पर इसी स्ट्रिंग पर एक और पेंडुलम लगाया। ये पेंडुलम लगाया और इसको ऐसे सामने खींचा और छोड़ दिया। जब इसको सामने खींच के छोड़ा तो ये ऐसे ऑसिलेट हो। जब ये ऑसिलेट होता है, पूरा इधर आता है फिर उधर जाता है, तो ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। जहां बंधा हुआ, इसका मास यही बंधा हुआ है ना, तो इस पर ये एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स ऑसिलेटिंग फोर्स बन गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। तो कभी वो फोर्स कम होता है, कभी ज्यादा होता है, उसकी डायरेक्शन भी बदलती है। इस तरह से इसमें देखिए, जब ये नीचे आता है इसमें ऐसे टेंशन होगा, यहां पर ऐसे टेंशन होगा। ये जो टेंशन है इसकी डायरेक्शन देखो कैसी है, एक बार इधर, फिर नीचे, और फिर इधर 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 इधर। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट हैज बिकम ए ऑसिलेटिंग फोर्स। समझ आया ऑसिलेटिंग फोर्स क्या हुआ? अब वो ऑसिलेटिंग फोर्स इस पर लगता है, और ये सिर्फ ये 2 जगह पर बंधी हुई है, तो वो ऑसिलेटिंग फोर्स पूरे स्ट्रिंग पर लगता है। तो पूरा स्ट्रिंग एक बार इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब पेंडुलम ऐसा गया तो पूरा इधर, जब पेंडुलम ऐसा गया तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग इधर, क्योंकि जिधर पेंडुलम जाएगा अपने वजन के कारण, अपने मास के कारण पूरे को खींचेगा। ये है ऑसिलेटिंग फोर्स का एग्जांपल। अब वो ऑसिलेटिंग फोर्स लग रहा है, तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद ये जब ऐसा ऐसा हिलता है तो ये सभी हिलते हैं। जब ये सब हिलते हैं तो हम इनको ऑब्जर्व करते हैं कि कोई 1 सेंटीमीटर, कोई आधा सेंटीमीटर ऐसा हिलते हैं। एक ऐसा है जो 3 सेंटीमीटर हिलता है, एक ऐसा है जो 3 सेंटीमीटर हिलता है। इसको हम ऐसे हिला रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये सब आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक ऐसा है जो फुल 3 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है। वो कौन सा पेंडुलम होगा? नंबर 1, 2, 3 और 4। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है किसका? किस केस में? रेजोनेंस के केस में। रेजोनेंस किस किस के बीच में होता है? हाँ, ऑसिलेशन करने वाले सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। यहां अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी कौन है? अप्लाइड फोर्स ये, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या? ये, क्योंकि ये पेंडुलम है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी लेंथ है। इन सब की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यही फॉर्मूला है। हर एक अपनी अपनी लेंथ के अनुसार नेचुरल फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो आप बताइए किस किस की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हुई? इसके साथ किसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है? थर्ड की, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, जी की वैल्यू तो वही। इसलिए इसकी फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। तो मैच होने का रिजल्ट क्या होगा? अभी आपने मुझे बताया क्या रिजल्ट होता है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। किसका? ऑसिलेटिंग सिस्टम। कौन है ऑसिलेटिंग सिस्टम? 1 2 3 4, उसमें से मैच कौन किया? नंबर 3, तो उसका एम्पलीट्यूड
इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये सब थोड़े थोड़े ऑसिलेट करते हैं, लेकिन ये तीन पूरे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं। क्यों? ये इसके साथ मैच होते हैं। अगर हम इसकी लेंथ काट के इतनी कर देंगे तो कौन ऑसिलेट करेगा? नंबर 2। इतनी कर देंगे तो नंबर 4। समझ आया? दिस इज एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस होता है। ये याद रखना है कि रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने के फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी चीज को हमने एम्पलीट्यूड इंक्रीज कराया और वो फैल नहीं सकती है तो टूट जाएगी। जैसे एक ब्रिज सीमेंट का बना हुआ है, सीमेंट को आप ऐसे लहरा नहीं सकते जैसे स्टील को लहरा सकते। अगर आप सीमेंट को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन उसके अंदर रॉड है, उसकी लेंथ है, उसके पास एक लेंथ होती है। अगर उसके पास लेंथ होती है और एक साइड उसका पिलर पर होता है ब्रिज का और उसके पास लेंथ होती है, तो ये ब्रिज है, इस ब्रिज के पास ये लेंथ है और ये ऐसे और ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। इसकी कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन एक चीज है कि यहां से यहां तक की लेंथ 10 मीटर है। जब ये ऐसे वाइब्रेट करके यहां पहुंचेगा तो क्या ये 10 मीटर है कि ज्यादा है? ज्यादा है। यानी इसकी लंबाई बढ़ती है और सीमेंट की लंबाई बढ़ नहीं सकती। वो क्या करेगा? लंबाई बढ़ाने जाएंगे तो टूट जाएगा। इसलिए अगर ये झूल के यहां आया और सीमेंट का बना है तो टूट जाएगा। यानी लंबा होने की कोशिश करेगा, टूट जाएगा। ओके, तो क्या होता है, हम नहीं चाहते कि इसका एम्पलीट्यूड इतना हो। तो एक ट्रक इस पर से गया, ट्रक इस पर से गया, ये इतना हुआ ऐसे, और ट्रक निकल गया, फिर सीधा हो गया। बस इतना ही होता है। अब क्या है, इसके ऊपर से फौज गई, सेना गई। सेना के 200 जवान वहां पर चल रहे हैं और वो मार्च कर रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जब लेफ्ट बोलते हैं तो पूरे 200 के दूसरे लोग अपना लेफ्ट वाला पैर एक साथ मारते हैं। 200 लोग का फोर्स पड़ा लेफ्ट, फिर राइट बोला, फिर राइट, तो फोर्स में एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये कैसा फोर्स हो गया? ऑसिलेटिंग फोर्स। ठीक है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी बन गई। बाय चांस वो फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो क्या होगा? फोर्स लगाएंगे ऊपर से, तो फोर्स लगाने से इसको जो 5 सेंटीमीटर ट्रक के जाने से 5 सेंटीमीटर नीचे होता था, फिर वापस आता था। अब जब ये फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई उस फोर्स की और इसकी अपनी, तो उस 5 का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो 5 का बढ़ के 10 हो गया। अब अगर वो 10 हो गया तो यस, ये इतना बड़ा होगा, टूट जाएगा, तो ब्रिज टूट जाता है। इसलिए रेजोनेंस के कारण। इसलिए जब भी सेना की टुकड़ी ऐसे ब्रिजेस में से जाती है, ऐसे पक्के ब्रिज तो बॉर्डर पे नहीं होते, फैंटून ब्रिज होते हैं, टेम्परेरी ब्रिज बनाए होते हैं, पर हर चीज में अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ब्रिज से जब भी सेना की टुकड़ी जाएगी, उसको कदम तोड़ का ऑर्डर मिलता है। कदम तोड़ का मतलब लेफ्ट राइट उसको सिंक्रोनस नहीं करना है। ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी चाल चलते हैं, तो अलग अलग पैर पड़ते हैं, तो फोर्स एक साथ। अब हमने उसको जो ऑसिलेटिंग फोर्स था वो हट गया, क्योंकि सबके फोर्स अपने अपने लगने लगे, तो ऑसिलेटिंग फोर्स हट गया, फ्रीक्वेंसी हट गई, रेजोनेंस फिनोमेना नहीं हुआ। सो दिस इज रेजोनेंस। इस तरह से रेजोनेंस कहीं भी हो सकता है, वी नेवर नो। जैसे यहां पर जमीन में एक चिमनी खड़ी की है, ग्राउंड में ये हमने एक चिमनी खड़ी की, ये ग्राउंड के अंदर, ये ग्राउंड के बाहर। ओके, जब ये चिमनी ऐसी खड़ी हो गई और इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस किया, ये तो जैसे आप एक स्टील की स्केल को ऐसा फंसा दो और ऐसा करो, वो क्या करेगी? वाइब्रेट करती है, एक रॉड वाइब्रेट करती है। वैसे ही ये चिमनी भी कैपेबल है, भले
थोड़ा सा करेगी क्योंकि उसमें सीमेंट फंसा हुआ है लेकिन लोहे की बनी है, तो इसमें भी ऑसिलेट करने की कैपेबिलिटी है। अगर ऑसिलेट करने की कैपेबिलिटी है तो इसका अपना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको मालूम है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए क्या होता है, 1/2π√m/k। ये इसके लिए होता है, उल्टा हो गया स्प्रिंग के लिए। तो इसमें ये k क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, m मास, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, कुछ ना कुछ इसका नंबर होगा। अब मान लीजिए ये ऐसा है और आकाश में बिजली चमकी, बादल आपस में टकराए, बादल के टकराने से एक फोर्स पैदा हुआ, वाइब्रेशन हुए। वो वाइब्रेशन, बिजली चमकी, बादल टकराए, वाइब्रेशन हुए और हवा में वो वाइब्रेशन पैदा हुए। उस वाइब्रेशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर गए तो क्या होगा, वो हवा इसको आके धकेल रही है, प्रेशर ऐसे चेंज हो रहे हैं और वो फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो इसके एम्पलीट्यूड का क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। अगर वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, ये इतना भी एम्पलीट्यूड हो गया ऐसे, तो इस चिमनी को ऐसा टेढ़ा करेंगे, बचेगी या नहीं बचेगी लोग। अगर कंक्रीट है, ऐसा टेढ़ा किया, टूट जाएगा, टूट जाएगा, चिमनी गिर जाएगी। इट में है, ठीक है। ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन विच वाज प्लेस्ड फॉर बाल्को मिशन। बाल्को की जो चिमनी गिरी थी तो ये एक कारण उसका बताया गया था। एनीवे, उसको कंफर्म नहीं किया जा सका, बट साइंटिफिकली दिस इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। एनीवे, दीज वेर द केसेस